हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सभापति मुंशी जी। ठीक है, ये मुंशी जी की कहानी है जो हमारे हिंदी के लेखक हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय। भारत के हिंदी कलाकारों उपन्यास सम्राट प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी साहित्यकारों में माने जाते हैं। उनके उपन्यासों और कहानियों में जो सादगी, मर्मिकता तथा चारित्रिक संपन्नता जिस प्रकार दिखाई देती है, वैसे सादगी और सौम्य भाव और व्यवहार कुशलता उनकी रंग रंग में बसी थी। वे जिस स्तर से समाज में सम्मान रोचक थे, वैसे ही सरलता उनमें थी। लेखक सज्जाद और जहीर उनसे प्रभावित थे। इस पाठ में वे उनके प्रति अपनी श्रद्धा शब्दावली व्यक्त कर रहे हैं। मतलब जो ये सज्जाद और जहीर हैं, वो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ अच्छा कह रहे हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। ये उनका फोटो है। चलिए, अप्रैल 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था, जिसके प्रधान जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र इसी बीच में छुप चुका था और 2-2.5 महीने तक भारत के विभिन्न नगरों में संघ की सरगर्मियों के कारण बुद्धिजीवियों के एक बड़े हल्के से प्रगतिशील आंदोलन से लगाव और दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। हम सबकी राय हुई कि कांग्रेस अधिवेशन के दिनों में ही हमारा सम्मेलन भी लखनऊ में हो और उनके सभापति मुंशी प्रेमचंद बने। प्रेमचंद उन दिनों बनारस में रहते थे और प्रगतिशील लेखक संघ का अस्थायी केंद्र इलाहाबाद में था और मैं उनके अस्थायी मंत्री की हैसियत से काम कर रहा था। मतलब वो अस्थायी जो मंत्री होते हैं उनकी हैसियत से वो काम कर रहे थे, जो उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ के संगठन और दूसरी समस्याओं के बारे में उनसे बराबर पत्र व्यवहार होता रहता था। प्रगतिशील आंदोलन में भी उनकी दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ रही थी। वे बड़े व्यस्त थे। हाल यह था कि हिंदी या उर्दू की कोई भी साहित्य सभा का सम्मेलन देश के किसी भी हिस्से में भी हो, मुंशी प्रेमचंद को उनका सभापति बनाने के लिए सभी लोग दौड़ते थे। प्रेमचंद क्योंकि बड़े ही भले मिलनसार और विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए उनके संबंध में बहुत लोगों का भ्रम रहता था कि उनकी ख्याति और साहित्य में उनकी साख की आड़ लेकर वे अपने टेढ़े मेढ़े उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। मुंशी जी की व्यापक सहानुभूति और इंसानों की नेक नियति पर उनका भरोसा उन्हें विभिन्न प्रकार और मत के लोगों से मिलने जुलने और उनके आंदोलन एवं उद्देश्यों से भाग लेने को तैयार कर देता था। लेकिन असाधारण बुद्धि, स्वच्छ प्रकृति, स्वतंत्रता, प्रेम, इंसान दोस्ती की तरफ उनका झुकाव और सच्चाई की खोज सदैव खोटे और खरे की परख में उन्हें सहारा देती थी। इसी कारण उनके साहित्य में सीधे सच्चाई तक पहुंचने और मानवों के परस्पर संबंधों और सामाजिक परिवर्तनों एवं आंदोलनों की अतिरिक्त प्रक्रिया का अन्वेषण करने का एक निरंतर प्रयास पाया जाता। जब वे सुधारवादी गांधीवादी दर्शन को स्वीकार करते थे, तो उस दृष्टिकोण को खाए में खाए सच्चा साबित करने के लिए वे सामाजिक यथार्थ पर पर्दा नहीं डालते। आखिर में सामाजिक यथार्थ का अन्वेषण उन्हें एक हद तक सुधारवादी दर्शन की त्रुटियां समझने में मदद देता है। आप पढ़ सकते हैं कि मुंशी हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही ग्राम में हुआ। उनके गोदान, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यास विश्वविख्यात हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं। तो इस बात के बावजूद कि उनकी पहले की धारणाएं रद्द होती हैं, वे ऐसे परिणामों की ओर कदम बढ़ाने से नहीं हिचकिचाते जिन पर पहुंचने का तगादा सत्य का अन्वेषण उनसे करता है। जब मैंने प्रेमचंद को लखनऊ कॉन्फ्रेंस के सभापति के लिए लिखा, तो उन्होंने विश्वस्तता से प्रकट की। सभापतित्व की बात में उनके योग्य नहीं, विनम्रतावश नहीं कहता, मैं अपने में कमजोर पाता हूँ। मिस्टर कन्हैयालाल मुंशी मुझसे बेहतर होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बड़े व्यस्त होंगे, नहीं तो एकदम उपयुक्त होते हैं। इस अवसर पर सभी राजनीति के नशे में चूर होंगे। साहित्य से शायद ही किसी को दिलचस्पी हो, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना है। यदि जवाहरलाल ने दिलचस्पी ली तो अधिवेशन सफल हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त भी सभापति के लिए 2 जगह के निमंत्रण पड़े हुए हैं, एक लाहौर के हिंदी सम्मेलन का, दूसरा हैदराबाद दक्षिण की हिंदी प्रचार सभा का। मैं इनकार कर रहा हूँ कि वे लोग इरार अनुरोध कर रहे हैं। कहाँ
प्रिजाइड करूं, हमारी संस्था में कोई बाहर का आदमी सभापति बने तो ज़्यादा अच्छा हो। मजबूरी दर्जा मैं तो हूँ ही, कुछ रो गा लूंगा और क्या लिखूं। तुम जरा पंडित अमरनाथ झा को तो आजमाओ, उन्हें उर्दू साहित्य से दिलचस्पी है और शायद वे सभापति होना स्वीकार कर लें। पत्र उर्दू में है और इस पर 15 मार्च 1936 की तारीख है। लेकिन 2-1 खतों के बाद आखिर प्रेमचंद ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे लिखा, यदि हमारे लिए कोई योग्य सभापति नहीं मिला तो मुझी को रख लीजिए। मुश्किल यही है कि मुझे पूरे का पूरा भाषण लिखना पड़ेगा। मेरे भाषण में आप किन समस्याओं पर बहस चाहते हैं, इस कुछ इशारा कर दीजिए। मैं तो डरता हूं कि मेरा भाषण जरूरत से ज़्यादा निराशाप्रद न हो। आज ही लिख दो ताकि वर्धा जाने से पहले ही उसे तैयार कर लूँ। सभापति का फैसला हुआ तो फिर हम दूसरे कामों में लगे। सवाल यह था कि कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, एड्स, भाषण प्रस्ताव या कुछ और भी। कुछ ऐसा लगता था कि यह काफ़ी नहीं। साहित्य सम्मेलन में साहित्य विषयों पर भी विचार विनिमय, वाद विवाद होने चाहिए। और फिर हमारे विशाल देश में 14-15 बड़ी बड़ी भाषाएं, जिनमें से हर एक की लाखों करोड़ों आदमी बोलते हैं और उनमें मूल्यवान साहित्य हैं। कुछ हिंदी कॉन्फ्रेंस में इन तमाम या इनमें से अधिकांश भाषाओं में अधिक आधुनिक साहित्य और साहित्य समस्याओं पर लेख पढ़े जाने चाहिए। यदि हमारे सम्मेलन द्वारा देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यकों का एक दूसरे के साहित्य से थोड़ा परिचय भी हो जाए और यदि जान लें कि देश की बड़ी बड़ी भाषाओं में इस समय कौन सी समस्याएं सोच का विषय बनी हैं और साहित्यिक धाराओं का रुख किधर को है, तो उस सम्मेलन का द्वारा एक बड़े उपादेय और लाभदायक काम का सुपात्र हो जाएगा और हमारे प्रगतिशील आंदोलन के सामूहिक ढंग से लाभ पहुँचे। दूसरा काम संस्था के विधान का खाका तैयार करना था और जिससे कि अखिल भारतीय केंद्रीय व्यवस्था कायम हो सके और क्षेत्रीय एक स्थानीय शाखाओं के आपसी संबंधों और संघ की सदस्यता के नियमों का निश्चय हो सके तथा संस्था की केंद्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाएं नियम पूर्वक डेमोक्रेटिक ढंग से अपना काम चालू कर सकें। फिर हमारे सामने 2 सवाल और थे जो राजनीतिक थे। पहले तो यह है कि हमारे देश में अंग्रेजी साम्राज्य ने बोले, लिखे और विचारने की स्वतंत्रता के डेमोक्रेटिक अधिकार में पाबंदियां लगा रखी थी। इन संबंधों का देशभक्त साहित्यों पर सीधा असर पड़ता था। प्रगतिशील पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें सदा सरकार के कोप का भजन बनती रहती थी। साहित्यकों की सहायता और उनका प्रोत्साहन तो दूर रहा, किसी स्वतंत्र देश के साहित्यकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनका हमारे यहाँ सपना देखना भी मुश्किल था, यानी सपना देखना भी मुश्किल था। इन्हीं सब कारणों से साहित्यकारों का ऐसा संगठन जरूरी था जो उनके अधिकारों की रक्षा करे। दूसरा सवाल यह था कि जमाने में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बड़ी तेजी से बदला हो रहा था। जर्मन और इतालवी फासिज्म दुनिया को दूसरे महायुद्ध की ओर खींचकर लिए जा रहे थे। इटली में शांत अबिसिनिया पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था और लीग ऑफ नेशन इसे रोक नहीं सकी। उधर जापानी साम्राज्य ने चीन पर आक्रमण करके उसके उत्तरी इलाकों पर हड़प लिया और चीन में युद्ध जारी था। राष्ट्रों की आज़ादी की इस बेदर्दी से हत्या, जनतंत्र का खून, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जिसका उद्देश्य यह हो सारी मानवता को रक्तरंजित धूल धूसरित करके चंद्र साम्राज्य सारी दुनिया को आपस में बांट ले, सभ्यता और संस्कृति के लिए महान संकट उपस्थित करते हैं। और कोई सच्चा साहित्य है जिससे अपनी कला और मानवता से लगाव हो, इस वास्तविकता से आंखें नहीं चुरा सकता। हमारे लिए यह जरूरी था ऐसी कोशिश करें कि देश के समस्त कलाकार अपने साहित्य, राजनीति, विचारों और दृष्टिकोणों की विभिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, साम्राज्य विरोध और अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षधरों की पंक्ति में खड़े हों। जब कॉन्फ्रेंस शुरू होने में कोई 8-10 दिन रह गए तो केंद्रीय कार्यकलाप यानी मैं 3-4 फाइलों समेत लखनऊ आ गया। उस समय लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की कोई स्थानीय शाखा नहीं थी और स्थानीय लोगों में हमारे निजी मित्रों, रिश्तेदारों तथा विश्वविद्यालय के 2-3 छात्रों के अतिरिक्त हमारा कोई सहायक न था। स्थिति यह थी कि हमारे पास इस खर्चे के लिए 100-125 रुपये से ज़्यादा नहीं थे और स्वयं सेवक थे, न चपरासी, न क्लर्क और न ही अधिवेशन करने के लिए कोई हॉल था। मैं जब लखनऊ पहुंचा तो 2-1 दिन के अंदर अमृतसर से डॉक्टर रशीदा जहां और महमूद जफ़र भी आ गए। हम सब वजीर मंजिल में टिके थे। मेरे पिता का
यह मकान उन दिनों सजा सजाया व अधिकांश खाली पड़ा रहता था। वे स्वयं इलाहाबाद में रहने लगे थे। इस काफी बड़े मकान के एक हिस्से में बड़े भाई डॉक्टर सैयद हुसैन जाहिर रहते थे, जो 2/3 हिस्सा खाली था। डॉक्टर जहीर पेशे से वैज्ञानिक थे, पर उनका स्वभाव था कि उन पर काम या आंदोलन में जिसे वे अच्छा या लाभप्रद समझे, वे धड़क खुले दिल से सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो खैर उनका छोटा भाई था। जाकर मेरे सारे मित्र और प्रगतिशील सम्मेलन के कार्यकर्ता धीरे धीरे आकर मंजिल में टिकते गए और उन सब में अतिथि हो गए। डॉक्टर जहीर और उनकी अच्छी बेगम इस पर आपत्ति न थी कि हम सब मान न मान उनके मेहमान हो गए और उन्हें परेशान कर रहे थे। वे मुझे और मेरे दोस्तों को इस बात पर डांटते रहते थे कि हम खाना समय पर नहीं खाते, पहले से ही नहीं बताते कि एक वक्त में कितने आदमी खाना खाएंगे। कभी खाना बच जाता तो कभी कम पड़ जाता। मुझे महमूद जफर के आ जाने से अपने आप हमारे काम में नियमितता आ गई और यद्यपि मैं संघ का स्थायी जनरल सेक्रेटरी, वे स्वभाव से उन्हें जनरल मैनेजर हो गए। उन्होंने सब कागजों को अलग अलग फाइलों में बांटा, जितने काम थे उनका संप्रदाय करके कार्यक्रम में निर्धारित किया। कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन काम बांटने और शाम को उनके काम की रिपोर्ट लेने और जैसा कि हमेशा करते थे अपने जिम में सबसे ज़्यादा काम ले लिया और उसे यथा समय पूरा किया। लखनऊ में 3-4 हॉल थे, ठीक है, जहां साधारण कॉन्फ्रेंस होती। सौभाग्य से वकीलों में कुछ प्रगतिशील भी थे। पंडित आनंद नारायण मुल्ला हालांकि प्रगतिशील दृष्टिकोण के पूरे हामी नहीं, पर वे कुछ अच्छे कवि, देशभक्त और साहित्यकारों की सहायता करने वाले व्यक्तियों में से थे। उनकी और कुछ दूसरे लोगों की कोशिशें थी। रफाए आम हॉल में हमें मुफ्त मिल गया और हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई। उधर से निपटे तो सम्मेलन के लिए स्वागत सम्मिलित बनाई गई और कुछ नहीं तो उनके नाम पर 150 टिकट बेचकर कुछ चंदा इकट्ठा किया जा सके। स्वागताध्यक्ष के लिए चौधरी मोहम्मद अली साहब रंधोली को मनाया गया। उन्होंने पहला काम यह किया कि बड़ी क्षमा याचना करते हुए चुपके से 100 रुपये हमें दे दिए। उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि रकम बहुत कम थी, लेकिन उन्हें मालूम न था कि हमें कॉन्फ्रेंस के लिए किसी व्यक्ति से एक मुश्त 10 रुपये से ज़्यादा चंदा न मिलना था। हमने सम्मेलन के लिए हॉल भरने को 200-300 कुर्सियां किराए पर तो ले ली थी, लेकिन अब यह चिंता हुई थी कि हॉल में भरेगा भी या नहीं भरेगा। देश के विभिन्न प्रांतों से जिन प्रतिनिधियों के आने की सूचना मिली थी, उनकी संख्या मुश्किल से 30-40 रही होगी। 2 बंगाल से, 3 पंजाब से, 1 मद्रास से, 2 गुजरात से, 6 महाराष्ट्र से और शायद 20-25 उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। लखनऊ में से उस समय तक का हमारा आंदोलन आराम भी न हुआ था। इलाहाबाद में तो फिराक इजाज, हुसैन अहमद अली आदि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उनके काफ़ी छात्र हमारी सभाओं में आते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस समय हमारा कोई भी साथी न था। इस बात से हमारी उस समय की व्यवस्था और कमजोरी साफ प्रकट होगी कि लखनऊ जैसे साहित्य नगर में हमारी कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी लेने वाले गिनती के होंगे। हमें इस बात का एहसास था कि उस स्थिति का कारण लखनऊ वालों की आर्थिकता तथा अगतिशीलता नहीं थी, बल्कि यह था कि उन्हें हमारे आंदोलन और उसके उद्देश्य की कोई खबर ही नहीं थी और हम ही ने उस संबंध में किसी तरह का जोरदार प्रचार किया। चंद दिनों में चंद आदमी उस कमी को पूरा भी कैसे करते, तो उसने हमने हार नहीं मानी। विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों के जरिए हमने सम्मेलन की विज्ञप्ति बंटवाई। जब सम्मेलन से 2-3 पहले बड़े पोस्टर छपकर आ गए तो मुजफ्फरनगर अपने चंद साथियों को लेकर शहर के खास हिस्सों, नुकड़ों और चौराहों पर रात भर उन्हें चिपकाते फिरे। रशीदा जहां चंद साल पहले लखनऊ में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही थी और बहुतों से काफी थी, उन्होंने घूम कर स्वागत समिति के 3-3 रुपये के टिकट बेचने शुरू कर दिया। उनके अतिरिक्त कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए हजारों आदमी लखनऊ आने लगे थे। इनमें सोशलिटी नेता और कम्युनिटी कार्यकर्ताओं भी थे, जो प्राय साहित्य तो न थे पर प्रगतिशील साहित्य के इस आंदोलन के समर्थक जरूर थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और सरोजनी नायडू ने हमारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का वचन दिया। जो कॉन्फ्रेंस का दिन निकट आता हमारी घबराहट बढ़ती जाती। रुपये की कमी के कारण अपने प्रतिनिधियों की ठहराने और खाने पीने का प्रबंध न कर सके तो कुछ को अब हमने मित्रों के रिश्तेदारों यहाँ ठहराने की व्यवस्था की थी। बहुत से कांग्रेस कैंप में जाकर टिक गए थे, जहाँ एक झोपड़ी चंद रुपये में किराए पर मिल जाती थी और खाना सस्ता तथा यूनिवर्सिटी
कुछ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खाली कमरों में ठहरे। यह प्रबंध हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण था, इसलिए कि कॉन्फ्रेंस हॉल और मेरे घर से जहां कॉन्फ्रेंस का स्थायी दफ्तर था, वे सब जगह कई कई मील के अंतर थे। लेकिन मजबूरी थी, हमने मेहमानों को अपनी हालत बता दी थी कि हम लखनऊ में उनके ठहरने का प्रबंध सुचारू रूप से नहीं कर सकते। बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत रेलवे स्टेशनों पर करना भी था, हमारे बस का नहीं था। 3-4 आदमी आखिर क्या करते तो भी अपनी कॉन्फ्रेंस के प्रधान मुंशी प्रेमचंद के स्टेशन से लेने के लिए जाने का फैसला हमने किया था। महमूद किसी और काम में लगे हुए थे, इसलिए रशीदा और मैंने तय किया कि हम दोनों स्टेशन पर जाएंगे। कहीं से थोड़ी देर के लिए हमने कार भी मांग ली थी। सुबह का समय था, गाड़ी 9 बजे के लगभग आने ही वाली थी कि हमने सोचा कि 8:30 बजे से रवाना होंगे। हम 8 बजे के करीब बैठे चाय पी रहे थे कि घर में एक तांगे के दाखिल होने की आवाज़ आई और साथ ही साथ एक नौकर ने आकर मुझे इत्तला दी कि बाहर कोई साहब मुझे बुला रहे हैं। मैं बाहर निकला तो देखा कि प्रेमचंद जी और उनके साथ एक और साहब हमारे मकान के बरामदे में खड़े हैं। मैं शर्म से, हैरत से, मिले जुले भावों से आवाक खड़ा रह गया, लेकिन उससे पूर्व ही मैं कुछ कहूँ, प्रेमचंद जी हंसते हुए बोले, भाई तुम्हारा घर बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी देर से इधर चक्कर लगा रहे थे, इतने रशीदा भी बाहर आ गई और हम दोनों अपनी सफाई देने लगे। पता चला कि हमें ट्रेन के समय की सूचना गलत मिली थी। उसके आने का समय 1 घंटे पहले का था। पहली अप्रैल में वक्त बदल गया, लेकिन अब उल्टे प्रेमचंद जी अपनी सफाई देने लगे। हाँ, मुझे चाहिए था कि चलने से पहले तुम लोगों को तार भेज देता, लेकिन मैंने सोचा कि क्या जरूरत है, प्रथम स्टेशन पर कोई ना कोई मिल तो जाएगा, तांगा लेकर सीधा तुम्हारे घर आऊँगा। और मैं दिल में सोच रहा था कि सम्मेलनों के सभ्यपति को बड़ा शानदार स्वागत किया गया था। उसे प्लेटफॉर्म पर हार पहनाए जाते हैं, उनके जुलूस निकालते हैं और उनकी जय जयकार होती है। और एक हमारे सभ्यपति मुंशी प्रेमचंद जी की स्वयं अपनी जेब से रेल का टिकट खरीद कर चुपके से आ गए और स्टेशन पर स्वागत करने वाले तो क्या, राह बताने वाले भी उन्हें कोई नहीं मिला। एक साधारण से तांगे पर बैठकर स्वयं ही बड़ी बेतकल्लुफी से सम्मेलन के व्यवस्थाओं के घर चले गए। उनकी शिकायत करना तो क्या, उनके माथे पर एक बल नहीं पड़ा और उनसे घुल मिल गए, जिससे लगता था कि इन रस्मी बातों पर समय नष्ट करना नितांत अनावश्यक है। निश्चय ही हमारा आंदोलन एक नए किस्म का आंदोलन था और हमारा सभापति नए किस्म का सभापति, जिसकी शान उसके मृदु सादगी से प्रकट होती है। तो बच्चों, ये मुंशी जी का प्रेमचंद का परिचय है, जो जीवन परिचय होता है। सज्जाद जाहिर का जन्म, जो सज्जाद जाहिर जिन्होंने ये लिखा है, जन्म 25 दिसंबर 1905 को अयोध्या में हुआ था। उनके पिता सैयद वजीर हुसैन अयोध्या में मुख्य न्यायाधीश थे। अपने ऑक्सफोर्ड लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट किया था। कौमी जंग और नया जमाना संचार पत्र का संपादन अपने 1942-43 से आरंभ किया। उनका वास्तविक नाम बल्ले भाई था। सन 1938 में उनका विवाह रजिया नाम की कन्या से हुआ था। अमरजोत, रावण जल, मया मौज, अल्लाह दे बंदा लो, आपकी लघु कहानियाँ, बहादुर सिपाही के सलाम, प्रगति, वसुधा कहानी में यशपाल जैन का जीवन परिचय, अंगारे और बीमार उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। 13 सितंबर 1973 को आप इस संसार से सदा के लिए वो विदा हो गए। तो बच्चों, ये थी हमारी मुंशी प्रेमचंद को लेके जो सैयद हुसैन जी ने इनके बारे में काफ़ी सारी बातें करी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।